समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। आप समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सभी का सैयद और हमारे साथ है द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं। पहले हमारे ऑडियंस के फेवरेट जियोपॉलिटिक्स के सवाल से शुरू करेंगे। वैसे एक बात कहूँ, सवालों से पहले सबको थोड़ा सा लेट है, लेकिन एक दिवाली की और फेस्टिव सीज़न की शुभकामनाएं दे देते हैं, क्योंकि नया साल भी शुरू हुआ है, संवत शुरू हुआ है और अब से जब तक साल के एंड तक कुछ त्यौहार ही चलते रहेंगे। क्रिसमस आएगा, फिर नया साल आएगा, तो सारे आपको, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सीजन्स ग्रीटिंग्स और फेस्टिव सीजन की आपको बधाई। शेखर, आपको पता है हमारे ऑडियंस जियोपॉलिटिक्स में कितने इंटरेस्ट रखते हैं, तो पहला सवाल भी इसी पे है। अनुभव सक्सेना ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी ट्रंप को अवॉइड क्यों कर रहे हैं, पहले शर्म एल शेख और अब आसियान, इसकी वजह क्या है? देखिए, शर्म एल शेख में तो अवॉइड करना कोई भी अक्लमंद आदमी करता, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ी का शो था शर्म एल शेख में। क्योंकि अभी गाज़ा में शांति तो हुई नहीं थी, अभी वो अभी सब्जी काट के रखी थी, अभी आपने उसका कढ़ाई में डाला था, लेकिन आपने उसको पका के निकाला नहीं था और आग जली छोड़ गए थे। कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि हमास ने तो डिसार्म करना माना नहीं था अभी तक। आपने सिर्फ, क्योंकि आपके बंधक वापस हो गए, बचे हुए 30-20 और फिर के बॉडीज़ वापस मिल जाएंगी, उसी पे आपने सेलिब्रेशन कर लिया सीज़ फायर के ऊपर। अभी देखिए ऑलरेडी वहाँ पे दोबारा से मारामारी शुरू हो गई है और दोबारा से टेंशन शुरू हो गई है और हमास ने भी कह दिया कि हम डिसार्म नहीं करेंगे। और अभी देखिए इजराइल के अंदर उन लोगों ने और शुरू कर दिया है कि वो वेस्ट बैंक को भी एनेक्स कर लेंगे। कर नहीं पाएंगे, वो करेंगे भी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि शांति वाली कोई स्थिति नहीं है। तो ऐसे में जो लोग गए, जैसे यूरोप वाले हैं, उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि वो एक बार यूपी में नारा था ना, यूपी की मजबूरी है, मायावती ज़रूरी है। तो अब यूपी में अप्लाई करे ना करे, लेकिन यूरोप को वो अप्लाई करता है। यूरोप की मजबूरी है, डोनाल्ड ट्रंप ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका के बिना यूरोप के पास अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और वो व्लादिमीर पुतिन से बहुत डरते हैं। तो वो सब तो दरबार में पहुँचे ही पहुँचे। अब देखिए, वो शर्म एल शेख में नेतन्याहू भी नहीं गए, वहाँ पे हमास के नेता भी नहीं गए। तो भारत के नेता का वहाँ जाना तो बिल्कुल ही बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना से भी आगे की बात होती, बेवकूफ़ी होती है एक हद की। क्योंकि वो सिर्फ क्या था कि ट्रंप एडमिरेशन सोसाइटी थी, कि ट्रंप को आके सब लोग बोले शाबाश शाबाश आपने कर दिया, हम ही यहाँ पे आपको एक नोबेल प्राइज़ दे देते हैं। और उसके अंदर ये नहीं समझ आया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्यों पहुँच गए, क्योंकि ये जो सेटलमेंट हुआ है ये तो पाकिस्तान भी नहीं मान सकता, और ये सेटलमेंट तो इस समय सऊदी अरेबिया को भी मुश्किल हो रही है। हालांकि सऊदी अरेबिया की जो सुरक्षा है वो भी अमेरिका पे निर्भर करती है, सऊदी अरेबिया की, कतर की, यूएई की। तो लेकिन वो सब लोग इतना दबे हुए हैं अमेरिका से कि उनके पास चॉइस नहीं रहती है, और पाकिस्तान इतना डेस्परेट है कि उसको जाके दिखाना है। बल्कि अब देखिए, आप खुद सोचिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करें कि उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि इधर सुनो, जो बात तुम मुझे बता रहे थे 1 on 1 वो ज़रा यहाँ भी कह दो। ऐसे कौन कहता है कि आप मेरी तारीफ़ कर रहे थे, मेरे को यहाँ भी कह दो। तो जब वो तारीफ़ करनी शुरू हुई, वो बिल्कुल ऐसे तारीफ़ करनी शुरू की उन्होंने जैसे कि कहीं नॉर्थ कोरिया में होती है नेता की, जब नॉर्थ कोरिया में नेता भाषण देते हैं, उनके जो भी हो, चाहे जो किम इल सुंग की डायनेस्टी चल रही है, किम जोंग उन है भी, या ऐसे पहले चाउशेस्क्यू था रोमानिया में, तो हमारे यहाँ से लोग बड़े खुश होते थे। हमारे लेफ़्ट के लोग गए रोमानिया में, तो उन्होंने आके एक आर्टिकल लिखा, पायोनियर के फ्रंट पेज पे छपा, सीताराम येचुरी ने लिखा था, और लिखा ये बड़ा प्रोपेगेंडा है कि चाउशेस्क्यू इतना अनपॉपुलर है,
चाउशेस्कू तो बहुत पॉपुलर है, हम उसके कम्युनिस्ट पार्टी के एनुअल कन्वेंशन में गए थे और वहाँ पे जो उसके भाषण के बाद ताली बजनी शुरू हुई वो बंद ही नहीं हुई पता नहीं कब तक। तो लोग इतने खुश हैं, अब ये नहीं पता कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि ताली बजानी बंद कर दे, क्योंकि जो पहले ताली बजानी बंद करेगा वही सूली पर लटकाया जाएगा। तो सब बजाते रहते हैं जब तक कि नेता खुद ना बोल दें कि अभी बस करो। तो ऐसी स्थिति में ये सब नेता गए थे, तो उसी में शहबाज शरीफ भी गए। अब आप चाहते हैं कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री होता, चाहे आपने उसके लिए वोट दिया होता या नहीं दिया होता, एक बार बन जाए तो होता तो प्रधानमंत्री भारत का ही है ना। चंद्रशेखर की तो 42 या 44 सीटें थी कुल, लेकिन वो भी जब बन गए तो प्रधानमंत्री थे भारत के, उसकी इज्जत होती है क्योंकि उसके साथ देश की इज्जत होती है। तो नहीं जाना ये बहुत अक्लमंदी की बात की थी। और वैसे भी मैं नहीं समझता कि बहुत नेता इस समय ट्रंप के साथ दिखना चाहते हैं, खास करके वो नेता जिनकी अमेरिका के साथ एक बराबरी की रिलेशनशिप नहीं है, और भारत की भी इस समय नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि ट्रेड के ऊपर भारत के पास बहुत बड़ा सरप्लस है, और जो सरप्लस है भारत के पास वो ऐसा नहीं है जो वो रिप्लेस ना कर सके। तो ये सारी चीज़ों से मामला बहुत पेचीदा है, और ट्रंप किसी बात की कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखते हैं और फिर जो मर्जी बोलते हैं। अब वो मैक्रोन के सामने कुछ बोले या मान लीजिए कि वो जॉर्जिया मेलोनी के सामने बोले। कनाडा के 2 प्रधानमंत्री की बारी बारी उन्होंने खूब बेइज्जती करी है, 51st स्टेट भी बोल दिया बारी बारी। सबसे पहला काम उन्होंने 51st स्टेट किया था। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का उनसे थोड़ा दूर रहना अच्छी बात है। भी कोई भी प्रधानमंत्री होता, लेकिन ये भी बात है कि जो भारत के प्रधानमंत्री और उनके सिस्टम को पहले एक शुभा था कि हमारी पर्सनल दोस्ती है और उस दोस्ती में हमारे साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। वो अब कुछ वही गाना आपको याद है ना, क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाहा था क्या मिला। तो ये देवानंद का गाना था, वो गाइड फिल्म से। तो कुछ ऐसा ही सैड गाना है। शेखर, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ रही हैं, स्पेशली उनके इस टर्म में, वो पॉलिसीज़ ने इंडिया को बहुत इम्पैक्ट किया है। अब इसी पे सवाल लक्ष्य वर्मा ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों के बावजूद गूगल जैसी कंपनीज़ का भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट्स देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कुछ ही भारतीय राज्य ये बड़े प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स क्यों पा रहे हैं? क्या इसका मुख्य कारण सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स की नीतियाँ हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण स्टेट गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं। एक कारण उसमें और भी है, हालांकि उसका मैं आपको एक काउंटर भी दे दूंगा। एक कारण उसका और है कि जो कोस्टल स्टेट्स होती हैं, जिनके पास तट होता है, जो कोस्ट होता है, समुद्र होता है, वो बहुत बड़ा एसेट होता है, कनेक्टिविटी के लिए भी होता है। वैसे भी आपके यहाँ सदियों से एक ट्रेडिशन बन जाता है व्यापार का, ट्रेडिंग का, जो कि जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स होती हैं उनके इतना नहीं होता है। और भारत में लॉजिस्टिक्स कभी इतने अच्छे नहीं रहे हैं कि हर जगह से फटाफट ट्रेन आ जाए, निकाल के ले जाए, एयर फ्रेट हो। वो भारत में अब बनना शुरू हुआ है पिछले 10-12 साल में, पहले नहीं था। तो उसकी वजह से भी जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको फ़ायदा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी की होती है। और उसके आगे एक बात और भी है, जब एक बार इकोसिस्टम बन जाता है फैक्ट्रीज़ का, विदेशी इन्वेस्टमेंट का, तो फिर इकोसिस्टम स्किल्स का भी बन जाता है। ट्रेन मैन पावर अवेलेबल होती है। इंसान आज यहाँ काम कर रहा है, फिर दूसरे में चला जाता है। आज आप कोई बड़ी फैक्ट्री इस तरह के मान लीजिए बिहार में लगाएं, तो आप कहाँ से वहाँ काम करने वाले लाएंगे, और उन्हें कैसे समझाएंगे कि आप बिहार में आके रहें, क्योंकि वहाँ पे तो कोई अभी इकोसिस्टम नहीं है। तो ये एक दिन में नहीं होता है, इसमें समय लगता है। कुछ हम देख रहे हैं यूपी में, कुछ इलाकों में, ख़ास करके कुछ ऐसे ज़िले जो कि दिल्ली के पास लगते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, और फिर जो ये यमुना एक्सप्रेस वे है, आगरा तक जा रहा है, फिर बुंदेलखंड, वहाँ खाली ज़मीन भी काफ़ी मिली है। तो वहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट एक डेवलप हो रही है, जो कि डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ, और जब एयरपोर्ट बन रहा है तो लॉजिस्टिक्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो उससे कुछ आएगा। लेकिन जो हमारे लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं वो काफ़ी पीछे रह गई है। शेखर, अगला सवाल सत्य प्रज्ञानंद दास ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि यूरोप अपनी सड़कों को पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाने में काफ़ी जोर दे रहा है। बसेस, ट्रैम्स, ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है,
इंडिया में अभी भी अर्बन प्लानिंग पूरी तरह कार सेंट्रिक है। किसी भी शहर का मेट्रो सिस्टम ट्रैफिक कंजेशन को सॉल्व नहीं कर पाया है। पेडेस्ट्रियनाइजिंग अभी भी एक दूर का सपना लगता है। आखिर इंडियन शहरों के लिए लोगों के केंद्रित यानी पीपल सेंट्रिक पॉलिसी इतनी मुश्किल क्यों है, जबकि दुनिया के कई शहर इस रास्ते पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं? देखिए, आपकी बात बहुत ठीक है और बहुत सटीक भी है, बहुत अच्छी भी है। पहले लोग मुझे बोलते थे कि अरे भारत में हम फुटपाथ कैसे बनाएं, क्योंकि भारत में जनता इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारे शहरों में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो फुटपाथ चल नहीं सकते। फिर मैं हांगकांग गया तो 1986 में, काफ़ी समय हो गया, लेकिन हांगकांग तब भी दुनिया के सबसे क्राउडेड सिटीज़ में से एक था। और ख़ास करके हांगकांग में अगर आप वो क्रीक क्रॉस करके कौलून की तरफ चले जाएं तो वहाँ तो बहुत ही भीड़ थी, तब भी थी, अब भी है। लेकिन वहाँ भी आप कहीं से भी कहीं पैदल जा सकते हैं। मुझे बहुत चलने की आदत है और मैं अकेला था वहाँ पे 6 हफ्ते, तो मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे में इधर से उधर पहुँच जाया करता था। और कहीं भी ये नहीं हुआ कि अब यहाँ से छलांग मारो सड़क पे और पीछे से गाड़ी मार देगी या गड्ढा है उसमें गिर जाओगे। उस ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन होते भी तो आप फ़ोन करते हुए भी जा सकते थे वहाँ पे। यहाँ तो पता नहीं कहाँ टांग टूट जाए आपकी। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा जो अर्बन गवर्नेंस है वो बहुत पुअर है। और जब तक अर्बन गवर्नेंस बेटर नहीं होगा तब तक, क्योंकि ये बातें माइक्रो लेवल पे करने की है। आप फुटपाथ हाउस बना देंगे, कल को वो टूट जाएगा, परसों उस पर कोई इंक्रोचर आके बैठ जाएगा, फिर आप बोलेंगे मैं इंक्रोचमेंट हटाऊँ कैसे, फिर एक इंक्रोचमेंट होगी, फिर 2, 3, 4, 5, 6। बम्बई में इस समय सबसे बड़ी समस्या ही फुटपाथ की ये है कि सारा जो फुटपाथ एरिया है जो कि पब्लिक एरिया है वो सब इंक्रोच्ड है। आप किसी भी शहर में देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में देखिए, सब किसी ने अपने घर के बाहर के इलाके को कब्जा किया हुआ है। तो वो फुटपाथ की जगह कहीं बचती ही नहीं है। लोगों ने अपनी बाउंड्री वॉल ही आगे कर दी है। हमारे गांव में भी यही हिसाब है। तो कोई फुटपाथ की कल्चर नहीं है। मेट्रोज़ ने, जहाँ मेट्रो का फ़ायदा है, जैसे दिल्ली में है, कलकत्ता में जहाँ जाती है, हालांकि कलकत्ता की सब जगह जाती नहीं है, उसका भी फ़ायदा है। बम्बई की मेट्रो का जहाँ भी बनी है अभी भरी चल रही है और बहुत फ़ायदा होगा। कुछ शहर ऐसे हैं जैसे जयपुर है, आगरा है, लखनऊ में, वहाँ कुछ मुझे लगता है इंदौर में थोड़ी एक ईगो से मेट्रो बनाई गई कि हम मेट्रो बना के दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है और इतने लोग भी नहीं है, क्योंकि मेट्रो के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए। एक TN नायनर ने एक आर्टिकल लिखा था, हमने भी छापा था, उसका लिंक सभी का आपके साथ शेयर करेंगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली की मेट्रो की भी समस्या है कि दिल्ली में एक सिटी सेंटर नहीं है। दिल्ली का सिटी सेंटर तो भारत सरकार है। अगर ये दिल्ली का सिटी सेंटर, जिसको डाउनटाउन कहते हैं, वो डाउनटाउन होता जहाँ के सारे शहर के लोग काम करने आते और फिर वहाँ से बाहर जाते, तब वो मेट्रो ज़्यादा सक्सेसफुल होती। यहाँ जो हमारी केंद्रीय दिल्ली है, राजीव चौक वाली दिल्ली जिसे कहते हैं, वहाँ तो इतने लोग उतरते नहीं हैं और वहाँ पे इतने लोग चढ़ते भी नहीं हैं इंटरचेंज के अलावा। तो हमारी सिटीज़ का कुछ डिज़ाइन भी ऐसा है। उसमें आप देखिए कि बम्बई की मेट्रो जब उसमें बाकी लाइंस बन जाएंगी और इंटरकनेक्ट्स बन जाएंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा ट्रैफिक के ऊपर भी। दूसरी बात यह है कि भारत में लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है तो लोग अपनी ट्रांसपोर्ट भी लेना चाहते हैं और लोगों को लगता है समय भी कम है। अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा या एक उदाहरण, एक मिसाल दूंगा कि आप न्यूयॉर्क में मैनहट्टन देखिए। मैनहट्टन में तो बहुत अमीर लोग हैं, दुनिया के अमीर से अमीर लोग वहाँ रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी घर वहाँ पे है, ट्रंप टावर भी वहाँ पे है ओरिजिनल। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो आदमी वेल टू डू है, अमीर है, बड़ी कंपनी का CEO CXO है, वो तो या अपने ऑफिस पैदल जाता है या अपने ऑफिस मेट्रो से जाता है। जो आदमी थोड़ा मिडिल क्लास है वो बाहर सबर्ब में रहता है, वो गाड़ी लेके आता है, गाड़ी को किसी पार्किंग में पार्क करता है जहाँ उसका मंथली अरेंजमेंट होता है, फिर वहाँ से मेट्रो लेके आता है। तो जो वेल टू डू आदमी है वहाँ पे, वो शहर में रहता है, वो मेट्रो को इस्तेमाल करता है। भारत में अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कल्चर ऐसी है कि मिडिल क्लास तो इस्तेमाल करती है मेट्रो को और जो लोअर मिडिल क्लास है या गरीब है वो इस्तेमाल करते हैं बसेस को। बसेस हमारे यहाँ बहुत कम हो गई हैं, जो कि हमारे देश की एक ट्रेजेडी है। दिल्ली में भी बसें जितनी अभी हैं इससे करीब 4-5 गुना होती थी। अब गरीब इंसान तो बस में जाता है ना, गरीब इंसान के लिए मेट्रो महंगा है और उसके बीच में आपको चाहिए फुटपाथ। तो कभी कभी एक आध बारी मुझे मूड आया, जैसे एक बार दिवाली के एक दिन पहले, तो मैंने कहा ड्राइवर को क्यों परेशान किया, तो मैं मेट्रो लेके चला जाऊँगा। तो मैं चला गया, उतरा मैं अपने हौस खास के स्टेशन पे
और पैदल तो मुझे बहुत चलने की आदत है, लेकिन मुझे समझ आया कि यहाँ मैं उतर तो गया, अब मैं जाऊँ कैसे, क्योंकि फुटपाथ ऊपर था, सड़क नीचे थी इतनी, आगे फुटपाथ की ईंट उखड़ी हुई है, स्लैब उखड़ा हुआ है, तो मुझे सड़क पे छलांग मारनी पड़ी। फिर मैं फुटपाथ पे चढ़ा, फिर आगे से कुछ और उखड़ा हुआ है, कहीं मलबा पड़ा हुआ है। तब मैंने फैसला किया कि अभी हम इस लायक नहीं हैं कि यहाँ से उतर के घर जा सके, और वो हमारे शहरों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अब देखिए, हमारे कल्चर भी ख़राब है हमारे शहरों में। दिल्ली में है, मैंने देखा गुवाहाटी में जैसे शहर में भी है, बहुत शहरों में है जो बिज़ी सड़कें हैं, उनके ऊपर से पेडेस्ट्रियन ब्रिज बन गए हैं। आप देखिए, सब खाली रहते हैं। हमारे ऑफिस के पास ही आप देखें, ये सुप्रीम कोर्ट और हमारे ऑफिस के बीच में बहादुर शाह जफ़र मार्ग के पहले वहाँ पर भी है, इतना खूबसूरत वो बना हुआ है फुट ओवर ब्रिज, लेकिन खाली रहता है, लोग जाते नहीं हैं। लोग सोचते हैं इज्जत का सवाल है, लोग जाते हैं, रोड के डिवाइडर को तोड़ लेते हैं। हमारे देश में आप कहीं भी डिवाइडर लगा दीजिए, ये इज्जत का सवाल बन जाएगा लोगों के ऊपर कि टूटा क्यों नहीं है। तो उसको 1-1.5 महीने में कोई ना कोई उसको उखाड़ ही देगा बीच में से। और आप अगर जाएंगे फुट ओवर ब्रिज के, आप कोशिश करके देखिएगा, तो कोई यहाँ देखने वाला आपको बोलेगा ऊपर से क्यों जा रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। ये मैंने बेंगलोर में भी देखा है। तो ये कल्चर जो हमारे यहाँ पेडेस्ट्रियन कल्चर नहीं है। हम सोचते हैं जो आदमी पैदल चल रहा है, जो इंसान पैदल चल रहा है, वो या बेवकूफ़ है या बिल्कुल भूखा नंगा है और उसके ऊपर तरस खाना चाहिए। ऐसा नहीं है। कम चलना हमारे देश की मिडिल क्लास की एक नई शुगर है। जैसे शुगर खाने से आदमी अनहेल्दी होता है, ऐसे कम चलने से आदमी अनहेल्दी होता है। और लोग चाहते ही नहीं, लोग गाड़ी में बैठते हैं, घर के आगे गाड़ी से उतरते हैं, ऑफिस में घर से आते हैं, बिल्कुल भी चलने को कोई तैयार नहीं है। तो ना चलने की जो कल्चर है जी, वो भी इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि अगर चलने की कल्चर होती तो पॉपुलर लेवल पे भी डिमांड ज़्यादा होती सरकारों से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कि आप फुटपाथ बनाइए। ज़्यादातर लोग बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आप गाड़ी वाड़ी वाले हैं, ठीक ठाक, आप वेल टू डू हैं, अच्छे लोकेलिटी में रहते हैं, आपको पता ही नहीं होगा, आपको कोई इंतहाई नहीं होगी कि आपके यहाँ फुटपाथ है या नहीं है, था या नहीं था, क्योंकि हम एक तरह से एक और फ्लोर पे रहते हैं। गरीब हमारे एक फ्लोर पे रहते हैं, और थोड़े से आप गरीबी से ऊपर उठे तो आप दूसरे फ्लोर पे रहते हैं। आप ज़मीन पे रहते ही नहीं हैं। ना हमारा गरीब ज़मीन पे रहता है, गरीब ज़मीन के नीचे रहता है, और बाकी सब लोग सोचते हैं मैं ज़मीन के ऊपर उठ गया, कोई इतना उठा, कोई इतना उठा, कोई इतना उठ गया। शेखर, अगला सवाल भारत दैट इज़ इंडिया ने भेजा है। वो नागा पीस डील के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या नागा पीस डील हड़बड़ी में किया गया, आखिर इतने सालों बाद भी उस पर कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं दिखता, और ना ही इस डील के कोई पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। क्या उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मान ली गई जो भारत सरकार खुलेआम नहीं स्वीकार कर सकता, खासकर धारा 370 हटने के बाद, या फिर ये सरकार की स्ट्रैटेजी है ताकि समय लिया जा सके और आम नागा लोगों को शांति में अपना स्टेक हो जाए? देखिए, आम नागा लोगों को शांति में तो स्टेक अब बढ़ रहा है, क्योंकि मुइवा जो कि नेता हैं इस इंसर्जेंसी के, जो NSCN जो रह गई थी, बाकी सब ने तो 1975 में शिलोंग पीस अकॉर्ड में जो बड़े बड़े ग्रुप थे, जैसे अंगामी ग्रुप थे, तो नागा लोग हैं। नागा लोग एक ट्राइब नहीं है। नागा लोग करीब 28 से 30 तक ट्राइब है, 32 भी कह सकते हैं, आप कैसे डिफाइन करते हैं उसके ऊपर। उन सब की भाषा भी अलग है। तो सब आपस में कैसे बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, एक और भाषा बन गई है जिसको नागामीज़ बोलते हैं। तो नागामीज़ एसमीज़ ही है, पर एक अलग तरीके से बोलते हैं। कुछ ऐसे, जो मैं हंसी मजाक में कई बार कहता हूँ, नागामीज़ ऐसे है जैसे नागा बोले एसमीज़, जिस तरीके से हरियाणवी कोई हमारा हिंदी बोलता है। तो वो नागामीज़ से कॉमन उनकी लिंगुआ फ्रैंका है, आपस में बात करते हैं। लेकिन नागा एक कल्चर है और ट्राइबल लिंकेजेस है वहाँ पे पुरानी। तो उसमें बड़े बड़े ग्रुप्स, अंगामीज़, सेमास, लोथा, चाकेसांग, ये सब पीस अकॉर्ड के बाद बाहर आ गए थे, इनके नेता भी आ गए थे। जो रह गए, जो मुइवा ने अपना ग्रुप रखा, ये ज़्यादा तांगखुल नागाओं का था। तांगखुल नागा नागालैंड के नहीं हैं, तांगखुल नागा मणिपुर के हैं, मणिपुर के उखरुल ज़िले के हैं। और इनके साथ एक कोन्याक नेता थे। वो कोन्याक एक ट्राइब होता है, वो ज़्यादा ईस्ट की तरफ है, और उनको ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बोलते हैं नागालैंड के। और उनके साथ एक SS खापलांग थे। जो SS खापलांग थे, उनका ग्रुप था, वो हेमी नागा थे, वो भी नागा ट्राइब है। लेकिन
खापलांग इंडिया के नहीं थे, खापलांग बर्मा में पैदा हुए थे। जो भारत और बर्मा के बीच में पांगसाऊ पास है, बिल्कुल आप देखिए नक्शे के ऊपर आपको नज़र आएगा आपकी स्क्रीन पे, ये जो अरुणाचल प्रदेश का तिरप एरिया है उसका जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ, अरुणाचल का सारा बॉर्डर चाइना के साथ नहीं है, तिब्बत के साथ नहीं है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ कुछ म्यांमार भी है, वो बिल्कुल पूर्व की तरफ जाके। तो वहाँ पे पांगसाऊ पास है, उसके पार पैदा हुए थे खापलांग, तो वो भी साथ आ गए। तो खापलांग का ग्रुप अलग हो गया, एक बार खापलांग का ग्रुप अलग हो गया समय के साथ साथ, कोन्याक नागा भी अलग हो गए समय के साथ साथ। तो अब रह गए मुइबा खुद। अब उनके जो ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो तो मणिपुर के हैं, वो हैं नागालैंड में इस टाइम, जो कैंप हेब्रोन जो कहते हैं जहाँ वो रहते हैं वो नागालैंड में है। तो ये इसके अंदर बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और भारत सरकार के पास तो टाइम ही टाइम होता है, तो सोचते हैं वेट करते हैं। इतने में जो उनके इंसर्जेंट हैं, कई लोग और कईयों की फैमिलीज़ ने अपने बिजनेस शुरू कर लिए। आप गोवा जाइए, आप चेन्नई जाइए, आप पौंडीचेरी जाइए, जगह जगह आपको उनके बिजनेस, अच्छे बिजनेस नज़र आएंगे। एक हद तक वो स्प्रेड कर रहे हैं सारे देश में और उनका एक इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है भारत की स्टेबिलिटी में। उसके साथ साथ एक पीस अकॉर्ड मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ठीक था। उसमें कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो भारत सरकार को लगा कि ये लोग समय के साथ साथ रियलिस्टिकली मान जाएंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है कि लास्ट नागा ग्रुप, जो इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, वैसे तो 8 आदमी खड़े होकर बोले हम इंसर्जेंसी एक्सटॉर्शन के लिए, लेकिन जो एक ही ग्रुप है ऑफ कॉन्सिक्वेंस, उसने कहा कि हम इंडिया की सॉवरेनिटी स्वीकार करते हैं, हम इंडिया के सॉवरेनिटी का हिस्सा बनते हैं। उसी सॉवरेनिटी में उनको कुछ और चाहिए, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको इतना समय नहीं लगना चाहिए था। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, अब तक इसमें कुछ फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन आपकी बात ठीक है। हो सकता है कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कुछ हिचकिचाहट आए, क्योंकि नागालैंड को भी एक स्पेशल डिस्पेंसेशन मिला हुआ है आर्टिकल 371 में, मेरे ख्याल 371.1 या कुछ ऐसे है, उसमें मिला हुआ है। तो फिर ये सवाल आएगा कि अगर वहाँ से लिया गया तो यहाँ क्यों छोड़ रहे हो। हालांकि नागालैंड फुली ट्राइबल स्टेट भी है, तो उसको ट्राइबल स्टेट के बेनिफिट्स भी हैं और उसकी प्रोटेक्शंस भी हैं। बिहार के इलेक्शंस पास आते जा रहे हैं। अगला सवाल गौतम सिंह ने इसी पे भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको बिहार के देश के सबसे इकोनॉमिकली पुअर स्टेट होने के पीछे के 3 सबसे बड़े रीजंस कोट करने हो तो क्या होंगे, और अगर बिहार में होप है तो कैसे इन टॉप 3 रीजंस को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो एक इतिहास है जी। तो बिहार का इतिहास ऐसा है कि जो भारत जब मुगल साम्राज्य था उसके पहले 700-800 साल, मैं वापस नहीं जा रहा चंद्रगुप्त मौर्य के समय या उसके पहले सम्राट अशोक के समय, तब वैशाली, मगध, जो भारत की असली ताकत थी वो बिहार से आती थी। लेकिन समय के साथ साथ, क्योंकि बिहार सिर्फ नदियों पे निर्भर करने वाला स्टेट था, इन राज्यों में आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत हुई, समय के साथ साथ उसका डिक्लाइन हो गया। उसके बाद से पिछले 2000 साल में भारत में जो इकोनॉमिक, मिलिट्री और राजसिक जिसको बोलते हैं पावर बनी, वो दिल्ली में केंद्रित रही या साउथ में कुछ जगह केंद्रित रही, जैसे चोला वंश था वहाँ पे केंद्रित रही, वो बिहार से हट गया। लेकिन पिछले 200 साल के करीब आप देखें तो अंग्रेज़ों ने भी बिहार का एक बहुत अलग तरीके से शोषण किया। और वो क्या था, अंग्रेज़ों ने वहीं पे तो नील उगाना शुरू किया, जिसको इंडिगो बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी गांधी जी ने एक एजिटेशन किया था। क्योंकि उससे क्या होता है, अंग्रेज़ों को वो चाहिए था, क्योंकि उसको वो लेके जाते थे फिर मैनचेस्टर, जो कपड़े की मिल थी, ताकि कपड़ा सफ़ेद हो जाए। तो यहाँ ज़बरदस्ती किसानों से उगवाया गया, मनमर्जी दाम पे लिया गया। उस चक्कर में उससे ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है बहुत कम होती है। साथ साथ आप अमिताभ घोष की किताब पढ़ें, उसकी जैकेट आप हमारी स्क्रीन पे देखेंगे। उन्होंने इस किताब में बताया कि कैसे अंग्रेज़ों ने ओपीएम ट्रेड ज़बरदस्ती करवाई और ज़्यादातर वो बिहार में करवाई, और अफीम वहाँ से उगवाई, मनमाने दाम पे खरीदी और उसको फिर चीन में ज़बरदस्ती एक्सपोर्ट किया, मैं तो कहूँगा स्मगल किया, जिसके ऊपर ओपीएम वॉर्स हुई कि चीन उनको रोक ना पाए। ओपीएम वॉर्स में उन्होंने भारत के सैनिक इस्तेमाल किए, तो वहाँ से उन्होंने एक
लाइन खींचती चीनी भारतीय टेंशन की भी। तो चीन में बहुत लोगों को, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ ओरल हिस्ट्री होती है, सबको एक मेमोरी होती है, तो वहाँ लोग ये भी याद रखते हैं। तो बिहार इन सब चीज़ों से एक्सप्लॉइट हुआ। फिर पावर जो थी पूर्व में भारत में वो बंगाल में थी, वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आए, फिर सिराजुद्दौला हारे, तो बिहार का उस समय कोई माई बाप नहीं था, और तब से बिहार ऐसे रहा। और बिहार फिर कास्ट के अंदर, बिहार अपनी फ्लड्स के अंदर, क्योंकि नेपाल से नदियां हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हर साल बिहार में रूटीनली फ्लड आता ही आता है। और फिर थोड़ी बहुत इंडस्ट्री वहाँ बनी, वो चल नहीं पाई क्योंकि वहाँ लेफ्टिज्म भी बहुत ज़्यादा आ गया, लोहियाइज्म बहुत आ गया। और फिर जो थोड़ा बहुत बचा था, वो स्टेट जब डिवाइड हुई तो उसमें जो थोड़ी इकोनॉमी थी, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो स्टील हो, वो सब झारखंड में चली गई। उसके कॉम्पेंसेशन में बिहार को कुछ खास मिला नहीं, और बिहार के नेता भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो अगर जाति पाति के नाम पे वोट ले सकते थे, चाहे इस साइड पे चाहे उस साइड पे, तो उनको क्या चिंता थी। अभी भी आप बिहार का इलेक्शन देखें, कोई नहीं कह रहा कि मैं बिहार का कर्नाटका बना दूंगा, मैं बिहार का तेलंगाना बना दूंगा। कोई कह रहा है मैं 10,000 दूंगा, कोई कहता है मैं 30,000 दूंगा, कोई कहता है मैं सरकारी नौकरी दूंगा। कोई उसके अलावा कुछ बिहार को एस्पिरेशन बेच ही नहीं रहा है इस टाइम। और ये बिहार की पॉलिटिक्स की भी बहुत कमज़ोरी है, और बिहार के नेताओं की बहुत कमज़ोरी है। बिहार के लोग पॉलिटिक्स बहुत जानते हैं। आप जाइए, आपको 1 घंटे में सारी दुनिया की पॉलिटिक्स को पढ़ा देंगे, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स जब वो वोट देने जाते हैं तो ये सोच के वोट नहीं करते कि कल को मेरा भला, मेरे बच्चों का भला, मेरे आने वाली पीढ़ियों का भला किस चीज़ से होगा, या ये कि बिहार इतना पीछे क्यों रह गया। क्योंकि बिहार के लोग बहुत स्मार्ट हैं, बिहार के लोग बिल्कुल बुद्धू नहीं हैं, बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं देश में अच्छा काम करते हैं। लेकिन बिहार का स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो बहुत ख़राब है। शेखर, अगला सवाल भी गौतम सिंह ने ही भेजा है। वो आपके एक राइटिंग्स ऑफ द वॉल सीरीज़ में एक लिखे गए आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने मेंशन किया था कि बिहार में आपके जो कॉलीग्स हैं उनको मेल गेज से कम जूझना पड़ता है, लेकिन जब तो गौतम ये पूछ रहे हैं कि हम जब बिहार के क्राइम रेट्स और क्राइम रेट्स अगेंस्ट विमेन को देखते हैं तो वो दूसरी पिक्चर पेंट करता है। इसे हम किस हिसाब से देखें? देखिए, क्राइम रेट्स अगेंस्ट विमेन और मेल गेज, इसमें फ़र्क है। क्योंकि क्राइम वहाँ होता है जब लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट ख़राब होती है, स्टेट पावर वीक होती है, तो उससे क्राइम रेट बढ़ता है। ये सिर्फ इसको मेल गेज से या इक्वालिटी से इसको नहीं समझना चाहिए। अब अगर आप देखें क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, तो जिन देशों में सबसे ज़्यादा रेप के रेट्स हैं उनमें तो स्वीडन भी है। वैसे तो इतना लिबरल देश है, तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। ये इतना अच्छा जो मैं कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ है नहीं, क्योंकि स्वीडन में ये भी बात है कि वहाँ पे लोग रिपोर्ट करते हैं, और वहाँ मैरिटल रेप भी क्राइम है, जो कि भारत में नहीं है। तो हो सकता है कि वो इतना अच्छा एग्जाम्पल ना हो, मिसाल ना हो। जैसे क्राइम रेट जो होता है, ख़ास करके क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, ये जहाँ पे इनइक्वालिटी होती है, गैर बराबरी होती है, या जहाँ पे फ्यूडलिज्म होता है, सामंतवाद होता है, ये वहाँ भी बहुत बढ़ता है। या जहाँ दादागिरी होती है, माफियाज होते हैं, तो वहाँ पे एक माफिया के नेता को या उसके गुर्गों को दूसरे को परेशान करना है, ह्यूमिलिएट करना है, डराना है या दबाना है, तो लोग ये सोचते हैं कि उसके परिवार की जो महिला है उसको एक सॉफ्ट टारगेट समझ के उस तरीके से अटैक करते हैं। तो ये सारी बातें भी वहाँ आती हैं। तो बिहार में पहले तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत भी ख़राब था, अब मैं कहूँगा कि पहले से काफ़ी सुधरा है। जी शेखर, आज का आखिरी सवाल क्रिकेट पे है। ये सवाल सूरज ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि टीम इंडिया अचानक से इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है? हमने तो अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। क्या कप्तानी में जो बदलाव आया है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस में आई, इस अचानक गिरावट के लिए जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, इसको एक गिरावट नहीं समझनी चाहिए। आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी तो दुबई में खेल रही थी, वो एक तरह से सब कॉन्टिनेंट है, पिचेस भी वैसे हैं। अब आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस हैं, बाउंस है, आप बहुत लंबी तैयारी करके तो गए नहीं, अचानक वहाँ पे गए हैं, तो समय लगेगा और कभी हार सकते हैं, जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के नंबर 1 टीम है, इसमें कोई भी शुबे की बात ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर 1 टीम है, उसका बेस्ट अटैक है दुनिया में, उसके पास टैलेंट की पाइपलाइन ऐसी है जैसे भारत के पास है। लेकिन कुछ सिलेक्शंस जो भी हैं, मैं समझूंगा थोड़ा सा इसके अंदर नॉस्टैल्जिया है, जैसे कि हालांकि रोहित दूसरे मैच में ठीक खेले, लेकिन फिर भी रोहित और विराट कोहली का उनको चलाते रहना, ये एक
भविष्य को देखते हुए ये इतनी दूरदर्शी बात है कि नहीं, मुझे पता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उनकी जगह और लोग आएँ जो आगे के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट रहें। तो ये सोचने की बात है। हालांकि दूसरा मैच तो जो भारत हारा है वो बहुत नैरोली हारा है, क्योंकि भारत के शुरू में विकेट गिरे, लेकिन फिर भी भारत ने 264 बना लिए और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के भी 8 विकेट ले गए और 10 रन होते तो शायद ये मैच कहीं और भी जा सकता था। तो हमें इसे पॉजिटिवली देखना चाहिए। और जो पहले वाला था वो तो डकवर्थ लुईस पे अचानक बहुत छोटा हो गया मैच आपके कई ओवर खेलने के बाद। तो जब डकवर्थ लुईस के बाद 20 ओवर कम हो जाते हैं या 15 ओवर कम हो जाते हैं या 22 ओवर कम हो जाते हैं, तो उस मैच से किसी को जज करना इतना फेयर नहीं होता है। शेखर, हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑडियंस के इतने इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब देने के लिए। हम फिर यही हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक और शेखर से सवाल। और उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये आप देखेंगे अगले मंगलवार को जो हमारा ऑफ द कफ एक प्रोग्राम है, आमतौर पर महीने में एक बार करते हैं, उसमें इस बार हमारे पास रूस के राजदूत हमारे मेहमान हैं। रूस के राजदूत बहुत कम आप देखेंगे पब्लिक में जाके बोलते हैं और सवालों का उत्तर देते हैं। इस समय रूस की बहुत की पोजीशन है दुनिया में, सेंट्रल, और वो बात कर रहे हैं। और इसमें अगर आप हमारे मेंबर हैं या हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं तो आप हमें लिखिए, आप आइए, सवाल पूछिए। ये गुड़गांव में होगा, गुरुग्राम में, बहुत अच्छी वेन्यू में। तो आप इस मौके को मिस नहीं कीजिए। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो इसको आप देखिएगा ज़रूर जब हम पूरा इंटरव्यू और ये इंटरेक्शन जो हमारे गेस्ट होते हैं, जिनमें आप भी हो सकते हैं, उन गेस्ट्स के साथ इंटरेक्शन, वो सब हमारे मेहमान सवाल पूछते हैं, तो उसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।